तो चलिए जी, बगैर टाइम को वेस्ट करें शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। और आज के इस लेक्चर में भाई साहब बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपके सामने लाए हैं, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। भाई साहब पेपर में ना इस चैप्टर से 4 से 6 नंबर का सवाल बनेगा ही बनेगा, तो इसको छोड़ के मत जाना भाई, करके जाना। वन शॉट वीडियो है, स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा और एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। और लास्ट में भाई साहब 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया थाम के बैठो अपनी सीट को, अपने दिलों को, और केवल मेरे को देखो, मेरे को सुनो और मुझे समझो। जो पढ़ाया जाएगा उसके बाद कुछ नहीं आएगा। चीते की रफ्तार से शुरू करेंगे भाई साहब, और चीते की रफ्तार में ही पूरे चैप्टर को निपटा देंगे। ठीक है जी, तो चलिए समय को नहीं करते वेस्ट और करते हैं शुरू। भाई साहब ये यूटिलिटी क्या होता है, तो मेरी बात सुनो। अभी कुछ बच्चे लेट कर देख रहे होंगे वीडियो, कुछ साइड में रखा होगा, कुछ खा रहे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। तो उनको खाने से, हाँ भाई नालायक तुम्हारी बात कर रहा हूं, तो तुम्हें वो जो खाने से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तुमको जो मजा आ रहा है, उसी को यूटिलिटी कहते हैं। किसी भी चीज को कंज्यूम करके अपने को जो मजा आता है, बेटा क्या आता है? मजा। तो उसी मजे को बेटा क्या बोलते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे को यो बहुत पसंद है, ये कुरकुरे कंपनी का है, ये पफकॉर्न आता है, तो मेरे को ये पफकॉर्न बहुत पसंद है और भाई इसे खा के मेरे को आता है मजा। तो बेटा इसी को बोलते हैं यूटिलिटी, कि किसी गुड्स या सर्विस ने आपको कितना सेटिस्फेक्शन दिया। यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन, कि किसी भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करके आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उसी को यूटिलिटी कहते हैं। क्या बोलता है भाई साहब, कि जब एक पर्सन किसी गुड को या किसी सर्विस को कंज्यूम करता है, उसको ठूसता है, तो ठूसने से उसको जो प्लेजर मिला, प्लेजर माने क्या? मजा, या उसको जो सेटिस्फेक्शन मिली, उसी को भाई साहब क्या बोलते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं अन्य शब्दों में कि यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब है कि भाई साहब हर वस्तु में एक पावर है। इस कुरकुरे में इतनी पावर है कि ये मेरे को, प्रथम सिंह को सेटिस्फाई कर सकता है। इस गोलगप्पे में इतनी पावर है कि भाई मैं खाऊंगा, मेरे को क्या आएगा? मजा। अरे क्या आएगा भाई साहब? मजा। तो हर चीज में एक पावर होती है सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई करने की, उसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। कि अरे भाई यूटिलिटी का सिंपल सिंपल मतलब क्या हो गए? मजा। और अभी मजा आएगा ना बिड़ू, क्योंकि चैप्टर टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा थोड़ा मुश्किल है भाई साहब, बट डोंट वरी, अरे मैं हूं ना, सब करवाऊंगा, नको टेंशन ना लो। आगे बोलता है यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिल्स। अब इसका मतलब क्या है भाई, समझो। देखो हर चीज को मापने की एक यूनिट होती है। जैसे कि एक रोड है, अब रोड को मापना है, रोड कितनी लंबी है, तो उसको मापते हैं किलोमीटर में। एक कपड़ा है तो कपड़े को मापते हैं मीटर में। दूध वाला दूध लेके आया तो दूध को मापते हैं लीटर में। तो हर चीज को मापने की एक यूनिट होती है, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर। ऐसे ही सेटिस्फेक्शन को, कि भाई साहब प्रथम सर ने खाया गोलगप्पा, गोलगप्पा खा के आया मजा, तो इस मजे को, उनके इस मजे को, उनकी यूटिलिटी को किस चीज में मापेंगे? जी यूटिल्स में मापते हैं। तो यूटिल्स क्या है? यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को मापने की एक यूनिट होती है। अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो भाई यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब होता है यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है। हर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग वस्तु से, या बोलूंगा सेम वस्तु से, हर अलग अलग व्यक्ति को सेम वस्तु से अलग अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन, अलग अलग लेवल की यूटिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स की किताब है, अबे छोटा सा प्यारा सा बेबी अगर बोलू ले बेटा ई को पढ़ ले, तो इसे क्या कुछ समझ में आएगा? इसको घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस बेबी को इस किताब से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तो इसके लिए ये किताब बिल्कुल बेकार है, रद्दी है। लेकिन ये देखो, ये प्रथम सर इकोनॉमिक्स इनका सब्जेक्ट फेवरेट है। अब इनको सेटिस्फेक्शन कैसी मिलेगी? जी इनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी बहुत ज्यादा। तो वस्तु सेम है, इस वस्तु ने इस बेबी को सेटिस्फेक्शन कोई नहीं दी, बट इस वाले बेबी को, बेटे मैं भी तो किसी का बेबी हूंगा, इस वाले बेबी को सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा दी। तो हर वस्तु अलग अलग पर्सन को अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई करती है। तो इसे क्या बोलते हैं? कि यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट बोलता है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टाइम।
बेटा एक ही वस्तु अलग अलग जगह पर या अलग अलग समय पर अलग अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन देती है। फॉर एग्जाम्पल ये रूम हीटर है मान लो, अब इसको अगर मैं राजस्थान ले जाऊं तो राजस्थान में रूम हीटर मुझे कोई सेटिस्फेक्शन देगा? अरे वहां तो भैया वैसी इतनी गर्मी होती है, रूम हीटर का वहां मैं क्या करूंगा? तो राजस्थान की रूम हीटर में कोई, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं भाई मैं, रूम हीटर की राजस्थान में कोई नीड ना है, क्योंकि रूम हीटर वहां पे कोई सेटिस्फेक्शन देगा। बट देखो मैं कश्मीर में हूं, कितना स्मार्ट लग रहा हूं, ठंड के मारे कहां पर हूं? बेटा मैं कश्मीर में हूं, लेकिन ये रूम हीटर मुझे कश्मीर में सेटिस्फेक्शन देगा। तो एक वस्तु ने एक जगह सेटिस्फेक्शन दी, एक जगह सेटिस्फेक्शन नहीं दी। मान लीजिए इसी प्रकार ये रूम हीटर, मैं दिल्ली में हूं मान लो, अब दिल्ली में तो सर्दी गर्मी दोनों होती है, ये रूम हीटर दिल्ली में जनवरी दिसंबर के मार्च में सेटिस्फेक्शन देगा, बट ये रूम हीटर मई जून जुलाई में सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। तो वस्तु एक होती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर उनसे मिलने वाली यूटिलिटी में फर्क आता रहता है। तो वही बोलता है कि यूटिलिटी प्लेस टू प्लेस या टाइम टू टाइम अलग अलग होती है। जैसे कि एक रूम हीटर है, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि पर्सन कहां पे है। यदि मान लो व्यक्ति कश्मीर में है तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ज्यादा, या व्यक्ति मान लो चेन्नई में है, सेटिस्फेक्शन मिलेगी कम, बिकॉज चेन्नई में गर्मी होती है, कश्मीर में सर्दी होती है। या मान लो अगर बात समर की हो रही है सेटिस्फेक्शन मिलेगी कम, लेकिन बात विंटर की हो रही है सेटिस्फेक्शन मिलेगी ज्यादा। समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। अब देखो यूटिलिटी के प्रकार की बात करते हैं भाई, सब यो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके प्रकार को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टेबल के थ्रू चीजों को समझाना चाहूंगा। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं पढ़ा के घर जाऊंगा, रात हो रखी है, आप भी रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास देख रहे हो वीडियो। अब तुम्हें पढ़ाने के बाद भाई मैं 10:30-11 बजे तक फ्री होऊंगा और मुझे लगेगी बहुत जोरों की भूख, और यो क्या पता है, यो रोटी है, यो मेरी माँ के हाथ की बनी हुई क्या है जी, रोटी। अरे वोटी ना बेटा, वोटी तो बाद में आवेगी, वोटी तो बाद में आवेगी भाई, तो रोटी है। अब रोटी है, यू रोटी है। देखो भाई अब मेरे को लगी थी बहुत जोर से भूख भाई साहब, तो मैंने एक रोटी खाई। अब रोटी खा के मुझे क्या मिलेगा? मजा। अरे क्या मिलेगा बोलो बोलो? मजा। एक रोटी खाई, बहुत भूखा था तो मेरे को उससे मिला मजा, और मैंने बोला कि मेरे को उससे मिली 10 यूटिल्स का मजा। क्या बोला मैंने? 10 यूटिल्स का मजा। अब एक बच्चा बोल रहा भैया 10 ही क्यों लिखा? अरे बेटा आपको जितना मजा मिले आप उतना मजा लिखो। अगर आपके मन में आ रहा है 20, आप 20 लिखो। मेरे मन में आ रहा है 10, मैंने 10 लिखा। तो एक रोटी खाई, मुझे मिला मजा, और मजे को मापते यूटिल्स में, तो लिखा मैंने यूटिल्स। ठीक है जी। अब मेरी मम्मी एक रोटी और लेके आ गई, अब मैंने खाई दूसरी रोटी। अब बताओ दूसरी रोटी से बेटा मजा ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? भैया वेरी ऑब्वियस मजा कम मिलेगा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट रोटी खाई तो थोड़ा मेरा पेट भर चुका है और अब मेरे को इतनी भूख नहीं है, तो सेकंड रोटी से मुझे थोड़ा मजा कम मिला, बिकॉज थोड़ा मेरा पेट भर गया। कितना मजा मिला? मान लो 8 यूटिल्स। मम्मी लाई रोटी नंबर 3, अब तो थोड़ा मेरा, अब 2 रोटी खा लिया भाई, 2 रोटी खा लिया भाई, पेट थोड़ा और भर गया, बट माँ की ममता, माँ के पर ओले मेरा बच्चा एक रोटी और ले ले, तो मम्मी ने एक रोटी और दी, अब थोड़ा मजा और कम मिला, 6 यूटिल्स। चौथी खाई, मजा और कम मिला, 4 यूटिल्स। रोटी नंबर 5 खाई, मजा और मिला, 2 यूटिल्स। और देखो अब छठी पे क्या हो गया? 0 यूटिल्स। अरे इसका मतलब पता है क्या है? अरे इसका मतलब यह है भाई साहब मुझे कोई मजा ना मिला। रोटी नंबर 6 खा ली, बट मेरा पेट पूरा भर चुका था, तो छठी रोटी खा के मुझे कोई मजा ही ना मिला। लेकिन मेरी माँ की ममता, माओले मेला बच्चा सुबह से काम कर ले, कूची कूची कू, ले एक रोटी और खा ले। और भाई साहब मेरे माँ ने मेरे मुंह में एक रोटी और ठूस दी, रोटी नंबर 7। और अब हो गई भाई डिससेटिस्फेक्शन। अब तो मेरा मन कर रहा है भैया मैंने ओवर ईटिंग कर ली, कहीं जाके मैं उल्टी फुल्टी कर दूं, कहीं जाके मैं वॉमिट वगैरह कर दूं। ओके भैया रोटी खा ली, ज्यादा ओवर ईटिंग हो चुकी है, तो अब सेटिस्फेक्शन हो जाएगी माइनस में। तो ये जो लिखा है मैंने यूनिट्स, हर रोटी से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली वो लिखा आपके सामने। बेटा हर रोटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं एमयू। क्या बोलते हैं? एमयू। एमयू का बच्चों मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है जी? मार्जिनल यूटिलिटी। अब जरा मेरी बात सुनो थोड़ी आगे को। अब बताओ फर्स्ट रोटी खाई, मजा मिला 10, तो यहां पे लिखा मैंने 10। बताओ दूसरी से कितना मजा मिला? 8। पहली वाली से 10, दूसरी वाली, अबे रोटी भाई, रोटी वोटी नहीं, कसम से नालायक को, रोटी की बात कर रहा हूं। तो पहली रोटी से कितना मिला जी? 10। दूसरी से कितना मिला जी? 8।
तो टोटल कितना मजा मिला? तो जब मैंने पहली खाई 10 मजा पेट, देखो 10 मजा पेट में, एक और खाई तो कितना मिला? 8। 8 मजा पेट में, तो 10 तो मेरे पेट में था ही, 8 और आ गया, तो दोनों से कितना मजा मिला जी? 18। फिर तीसरी और खा ली, 18 मजा मिल ही चुका है, 6 मजा और मिल गया, तो कुल कितना मजा हो गया जी? 24। फिर एक और खा ली, 4 मजा और मिल गया, 24 तो था ही, 4 मजा और, कुल कितना हो गया? 18। देख रहे हो ना कि 10 मजा मिल रहा था, 8 और ले ली, 18 मिल गया। एक रोटी और खाई, 6 और एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। एक रोटी और खाई, 4 और एक्स्ट्रा मिल गया, अब 28 मिलना है। एक रोटी और खा ली, 2 का मजा और मिल गया, तो भैया मजा कितना हो गया? 30। एक रोटी और खा ली बट कोई मजा नहीं मिला, तो भैया 30 का 30 रह गया। एक रोटी और खा ली, मजा चला गया माइनस में, 30 में से 2 गए, मजा वापस से 28 का 28 रह गया। बेटा इस चीज को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं जी? टोटल यूटिलिटी। तो भाई समझ पा रहे होंगे आप लोग कि सातों रोटी खाकर, पता नहीं कौन कौन मुझको कॉल करता है भाई साहब, आपको समझ में आ रहा होगा भैया कि सातों रोटी खाकर मुझे कुल कितना मजा मिला जी? सातों रोटी खाकर मुझे कुल मजा मिला 28 यूनिट का, सॉरी 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 माफी, 28 यूटिल्स का। तो इसको बोलूंगा टोटल यूटिलिटी, और हर एक से जो मजा मिला इसको बोलूंगा मार्जिनल, और सबसे जो मजा मिला, सबसे जो मजा मिला उसे क्या बोलूंगा बेटा? टोटल। तो देख मेरे शेर वही लिखा है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे जी? टोटल के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखो हिंदी में? सबसे मिलने वाला मजा, सबसे, हाँ बेटा सबसे, कि मान क्या लिखा है जी? टोटल यूटिलिटी मीन्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन, ऑब्टेन माने प्राप्त होना, कि टोटल सेटिस्फेक्शन जो मुझे प्राप्त हुई, कैसे? फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, कि जब मैं किसी वस्तु की सारी यूनिट्स, कितनी रोटी? 7, सारी की सारी खा जाऊंगा, तो उससे जो मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको क्या बोलेंगे बेबीज? टोटल यूटिलिटी। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? हर एक से मिलने वाला मजा, ये क्या बोलता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन। क्या भाई साहब? एडिशनल सेटिस्फेक्शन, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, या फिर चेंज इन द टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम। अब समझो उसका मतलब है कि जब किसी वस्तु की मैं वन मोर, एक एक्स्ट्रा यूनिट को खाऊंगा, तो उसको खाने से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। देखो भाई साहब ध्यान देंगे सारे बच्चे, कि जब मैंने एक रोटी खाई थी पहली, अरे यू क्या हो गया? हाँ भाई, जब मैंने रोटी खाई थी पहली तो कितना मिला? 10। जब मैंने दूसरी खाई तो दोनों से कितना मिला जी? दोनों से मिला 18। तो बताना कि दूसरी खाने पे एक्स्ट्रा कितना मिला? तो पहली पे 10 था, दोनों पे 18, तो मतलब 8 एक्स्ट्रा मिला ना बेटा। और देख वही 8 क्या होता है मेरा? मार्जिनल यूटिलिटी। फिर मैंने 3 रोटी और खा ली, तो मजा 18 से 24 हो गया, 18 से 24 हो गया, बता कितना मजा बढ़ गया? 6। देख वही क्या लिखा है? मार्जिनल। फिर मजा 24 से 28 हो गया, मजा कितना ऐड हो गया? अबे कितना ऐड हो गया? 24 से 28, 4 ऐड हो गया। फिर 28 से 30 मजा 2 ऐड हो गया। फिर 30 से 30 ओहो नो मजा ऐड, 0 0। और 30 से 28 मजा घट गया -2। तो आप ऐसे बोल लो कि टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज देखो ना, 10 से 18 टीयू में 8 का चेंज हुआ, 18 से 24 टीयू में 6 का चेंज हुआ, 24 से 28 टीयू में 4 का चेंज हुआ। तो या तो ये बोल लो टीयू में होने वाला चेंज, या फिर यो बोल लो कि जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रही है 10 से 18 8 एक्स्ट्रा मिल गई, 18 से 24 6 एक्स्ट्रा मिल गई, 24 से 28 4 एक्स्ट्रा मिल गई। तो भाई दोनों बातें लिखी है कि या तो क्या बोल लो एडिशनल कितना मजा मिला, या फिर क्या बोल लो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ। और ये एक्स्ट्रा मजा या चेंज कब हो रहा है? जब मैं वन मोर, बार बार एक रोटी और, मम्मी एक और, मम्मी एक और, मम्मी एक और, जब मैं बार बार एक और खा रहा हूं तो जो बदलाव हो रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, कि 10 मिली मान लो पहले रोटी से मजा, दूसरी से मिला 8 का मजा, तीसरी से मिला 6 का मजा। ये एमयू है कि हर एक से मिलने वाला मजा। और अगर मैं सबको जोड़ दूं तो तीनों से कुल कितना मजा मिला जी? 24। ये मेरा टीयू हो गया। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
अब MU TU हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको MU TU का डायग्राम बताना चाहूंगा कि पेपर में इनका डायग्राम कैसे बनता है। एक्चुअल में पेपर में क्वेश्चन आता है कि MU और TU के बीच रिलेशन क्या है। अब रिलेशन समझना है तो भाई साहब पहले डायग्राम समझना पड़ेगा और ये डायग्राम आ गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी वैल्यू मैंने अलग लिखी है, एक बार इन वैल्यू को देख लो कि फर्स्ट रोटी खाई 5 मिली, सेकंड से सेटिस्फेक्शन मिली 4 की, थर्ड से सेटिस्फेक्शन मिली 3 यूटिल्स की, चौथी रोटी से मजा मिला 2 यूटिल्स का, पांचवी से मजा मिला 1 का, छठी से 0, सातवीं से -1 का। कि जैसे जैसे मैं रोटी खाऊंगा तो भाई मजा कम होता जाएगा और इनको जोड़ता चला गया तो 5 का 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 0 15, 15 और -1 14। तो ये क्या है, सबसे मिलने वाला मजा और ये क्या है, एक एक से मिलने वाला मजा। अब देखो एक्स एक्सिस पे क्या आता है जी, क्वांटिटी। कहां तक है जी, 1 से लेकर 7 तक। भाई साहब 7 रोटी खा ली तो देखो हमने भी 1 से लेकर 7 तक पॉइंट लगाए हैं। बात करूं सेटिस्फेक्शन की तो सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है जी, 15 है। कितनी है जी, 15। तो हमने भैया 15 तक हम डायग्राम को अपने लेके जाएंगे। चलो भाई पॉइंट प्लॉट करें, आइए पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहले बनाएंगे MU, बताओ यूनिट 1 और MU 5, 1 पर 5। हाँ भाई यूनिट 1 और MU 5 तो 1 पर 5, ये हमारा पॉइंट आएगा जी, आएगा जी। अगला 2 पे 4, हाँ जी यूनिट 2 और MU 4, 2 पे 4 लगभग यहाँ पॉइंट आएगा। हाँ भाई 3 पे 3, 3 पे 3। अगला बोलो 4 पे 2, 4 पे 2, अबे देख पा रहे हो। अगला बोलो 5 पे 1, फिर 6 पे 6। देखो बेटा 7 पे -1 तो नीचे को बनेगा, नीचे को 7 पे -1 भाई साहब नीचे को बनेगा। ये मैंने पॉइंट प्लॉट कैसे कर लीजिए, MU के। अब मैं इनको मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा जी, मेरे को मिल जाएगा MU कर्व। अरे क्या मिल जाएगा भाई साहब, MU कर्व। चलो भाई मिलाते हैं इसको, बन जा बन जा बन जा। हाँ जी देख रहे हो एकदम परफेक्ट बने। मैं कहता हूं भाई साहब डायग्राम एकदम परफेक्ट बनते हैं हमारे बोर्ड पे। ये आ गया MU। अब भैया बनाएंगे क्या, अब बनाएंगे TU। क्या बनाएंगे जी, TU। अब टिल्लू देख ले बेटा, 1 पे 5, बेटा 1 पे 5, ये तो यहीं पे आता है 1 पे 5। ओके बेटा 2 पे 9, 2 पे 9 लगभग यहाँ पे आएगा भाई साहब। 3 पे 12, 3 पे 12 यहाँ को आ रहा। 4 पे 14, ले 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 ले। हाँ भाई 5 पे 15, 5 पे 15, 6 पर भी 15 वहीं पे आ जाएगा और 7 पे 14 यहाँ पे आ गया। ठीक है चलो इन्हें मिलाऊं मैं, इन्हें तो बेटा हाथ से ही मिलाना पड़ेगा। लो जी लो, ये बन गया मेरा TU। ये क्या बन गया मेरा जी, ये बन गया मेरा TU। तो ऐसा आपका डायग्राम बन जाएगा। अब एक बात और ध्यान दे लेना भाई, इतनी सारी बातों पे ध्यान दिया है, एक बात पे और ध्यान दे लेना, वो ये है कि जहां पे ये 6 है और जहां पे ये है, बेटा इन दोनों पॉइंट्स को ना, इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से मिला देना। क्यों वो बता रहा हूं मैं, पहले क्या कह रहा हूं समझ लो। जहां पर MU 0 है, जहां पर MU क्या है बेटा 0 है, ये देखो ये 0 है ये, तो यहाँ पे 6 पर 0 है और यहाँ पर TU क्या है मेरा 15 है। तो इनको ना एक लाइन खींच देना, क्यों समझ में आएगा। एक मैं खींच रहा हूं एक डॉटेड लाइन, हाँ जी ठीक है। चलो भाई ये बन गया आपके सामने एक बढ़िया सा डायग्राम MU और TU का। डायग्राम समझ में आ गया, लेकिन पेपर में क्या बोलेगा, डायग्राम नहीं रिलेशन बताओ। क्या बताओ जी, रिलेशन बताओ किसका, TU और MU का। तो ले बेटा रिलेशन लिख दिया TU MU का। जरा समझो डायग्राम आपके सामने जो बनाया था मैंने वो ये रहा, टेबल ये रही। अब देखते रिलेशन। बेटा देखो रिलेशन का मतलब होता है, रिलेशन का मतलब होता है प्यार मोहब्बत। तो TU और MU के बीच बेटा क्या बोला मैंने, TU और MU के बीच ना प्यार है। और वो प्यार ये कहता है कि अगर MU में कुछ चेंज होगा, अगर 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 MU में कुछ चेंज होगा तो भाई TU को फर्क पड़ेगा। अगर MU में कुछ चेंज होगा तो TU को फर्क पड़ेगा। और MU में बेटा 3 प्रकार के चेंज हो रहे हैं। MU में आप देख सकते हो 3 प्रकार के चेंज हो रहे हैं।
मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूं, जरा देखो भाई साहब। ले बेटा, ले, देख बेटा, देख भाई, अगर बात करें एमयू में, तो भाई जरा एक बार ना यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक बार आप नजर डालो, और यहां पे आप ऑब्जर्व करो कि एमयू, देखो एमयू 5 4 3 2 1, एमयू घट रहा है। एमयू क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन लेकिन अभी भी पॉजिटिव है, देखो जीरो नहीं हुआ, जीरो वाली कहानी अलग है। एमयू घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है। आप देखो डायग्राम को, डायग्राम में जो लाइन खिंचवाई थी, अब इस लाइन की बात देखो, इस लाइन से पहले ऑब्जर्व करो, आप देख पा रहे हो इस लाइन से पहले एमयू कर्व नीचे को आ, देखो एमयू कर्व नीचे आ रहा है, तो वही शो कर रहा है कि एमयू घट रहा है। एमयू क्या हो रहा है जी? जी एमयू हमारा घट रहा है। अब एमयू घट रहा है तो क्या, इस लाइन से पहले एमयू घट रहा है, लेकिन आपने एक बात नोटिस नहीं करी, इस लाइन से पहले एमयू घट रहा है, लेकिन इसी लाइन से पहले जो हमारा टीयू है, आप नोटिस करो, देखो जो हमारा टीयू है वो ऊपर जा रहा है, टीयू बढ़ रहा है। और आप टेबल में देख लो भाई, टीयू 5 था, बढ़ के 9 हो गया, 9 से बढ़ के 12 हो गया, 12 से बढ़ के 14 हो गया, और फिर 15 हो गया। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि जब मेरा एमयू घटन लग रहा है, तो मेरा जो टीयू है, अरे टीयू, जो मेरा टीयू है भाई वो बढ़न लग रहा है। ये है रिलेशन नंबर 1, कि जब मेरा एमयू पॉजिटिव है बट घट रहा है, तो उस केस में जो मेरा टीयू है, टोटल यूटिलिटी, भाई साहब बढ़ रहा है, एमयू घटन लग रहा, बट लाइन से पहले टीयू बढ़न लग रहा। टेबल में एमयू घट रहा है और टीयू बढ़ रहा है। अरे छोरे, समझ में आ रहा क्या ना आ रहा? समझ में आ रहा होगा। रिलेशन नंबर 2 देख ले भाई, फिर इसी बात पे। अब देखो भाई, अब रिलेशन नंबर 2 जरा समझने का ट्राई करो। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो चीजों को। इस डब्बे में आप देखो, अब एमयू 0 हो गया। अब एमयू क्या हो गया? 0। अरे अब एमयू क्या हो गया? अरे मेरे बेबीज, अरे मेरे बच्चे, एमयू 0 हो गया। और आप देखो, अब टीयू ने बढ़ना बंद कर दिया, जैसे ही यहां पर एमयू क्या हुआ? 0। भैया टीयू यहां पर रुक गया, ये है टीयू का मैक्सिमम पॉइंट। अब टीयू इसके आगे नहीं बढ़ पाया। इससे पहले देखो, इससे पहले भी गिर रहा है और इसके बाद भी गिर रहा है। मान लो ये पहाड़ है, तो ये क्या है बेटा? पहाड़ का मैक्सिमम पॉइंट है। तो टीयू है, ये क्या है? टीयू का मैक्सिमम पॉइंट है। इससे पहले भी गिरन लग रहा, इसके बाद में भी गिरन लग रहा। तो और ये टीयू मैक्सिमम कब हुआ? देखो 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 नीचे देखो, जब मेरा एमयू क्या है? 0। तो सेकंड समझ में आया, जब एमयू क्या होता है जी? 0, तब मेरा टीयू क्या होता है जी? मैक्सिमम होता है। और तीसरी बात देखो, अब इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद देखो टीयू घट रहा है और नेगेटिव हो गया। नेगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि टीयू एक्स एक्सिस से नीचे आ गया। सॉरी, एमयू एक्स एक्सिस से नीचे आ गया, एमयू नेगेटिव हो गया। और इस लाइन के बाद आप देखो, अब टीयू मेरा घट रहा है, तो जैसे ही एमयू क्या हुआ? नेगेटिव। तीसरा, जैसे ही एमयू घट घट कर क्या हुआ? नेगेटिव। अब इस लाइन के बाद देखो, टीयू ने भी गिरना शुरू कर दिया, टीयू ने भी घटना शुरू कर दिया। आप चाहो तो इस टेबल के अंदर भी देख सकते हो, देखो ध्यान से रहा, कि यहाँ पे MU-1 MU नेगेटिव हो गया, तो 15 से 14 मेरा TU गिर गया। तो देखो वही बोल रहा है सेकंड बात पहले, कि जब MU क्या था जी? 0, MU 0, तो मेरा TU क्या था जी? मैक्सिमम 15। क्या 15 से ज्यादा कभी TU हुआ? नहीं हुआ। इट मीन 15 क्या है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और जैसे ही मेरा MU क्या हुआ जी? नेगेटिव -1, देखो TU फॉल्स, 15 से घट के 14, TU घटने लगा। तीन बातें वही बोले, तीन बातें ये लिखी। और देखो अब आखिरी, जो एमयू होता है वो पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है। देखो भाई, एमयू यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव था, यहां पे 0 हुआ और यहां पे नेगेटिव हुआ। लेकिन जो टीयू है, टोटल यूटिलिटी, बेटा ध्यान दे, बेटा बेटा ध्यान दे, वो हमेशा पॉजिटिव रहा। क्या टीयू की टेबल में देख लो, क्या कहीं पर 0 हुआ? नहीं हुआ। क्या कहीं पर भी नेगेटिव हुआ? नहीं हुआ। टीयू ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो ये था रिलेशन नंबर आपका 4, कि एमयू 0 होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन टीयू तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है। तो पेपर में रिलेशन 4 नंबर में आएगा। तो करना क्या है, ये 4 सबसे पहले ये संबंध लिख के आएंगे। इस संबंध के बाद ये बनेगी टेबल, फिर ये बनेगा डायग्राम, और टेबल डायग्राम बनेगा तो बेटा आपको उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। टेबल डायग्राम वो रहा, और एक्सप्लेनेशन ये लिखा, जो कि मैं चाहूंगा आप अपने आप नोट से पढ़ लेना। ठीक है, एक बात बताना चाहूंगा बस मैं,
कि जहां पे टी यू होता है मैक्सिमम, बेटा इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। इसका बच्चों मतलब होता है एक तरह से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो जहां पर टी यू क्या होता है जी, जीरो। जहां पर टी यू क्या होता है जी, जीरो, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ सैटिटी। या फिर आप ऐसे बोल लो, जहां पर टी होता है मैक्सिमम और एम यू क्या होता है, जीरो। तो आप ऐसे बोल लो, जहां पे टी यू मैक्सिमम उसे क्या बोलूंगा मैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। या फिर जहां पर एम यू जीरो उसको भी क्या बोलूंगा मैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। इस बात का ध्यान रखना। वही वाली बात देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल क्या, कि पॉइंट ऑफ सैटिटी होता है या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है जहां पे एम यू कर्व ने एक्स एक्सिस को कट किया। मतलब जहां पे एम यू ने एक्स को काटा, मतलब एम यू क्या हो गया, जीरो। और इसी के ऊपर जाऊंगा तो मेरा टी यू क्या हो गया जी, वो हो गया मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ सैटिटी कहते हैं। बाकी आप अपने आप नोट से पढ़ना, सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखो आगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर, पेपर में इसको पूछा जा सकता है कि भाई साहब लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है। तो बेटा एक बात बताओ, ये मेरे को पसंद है, अभी मैंने इसको खा लिया भाई, मेरे को मजा आ गया। फिर मैंने एक पैकेट और मंगा लिया, मैंने खा लिया, क्या उतना मजा आएगा जितना मजा पहली वाली, भाई उतना मजा नहीं आएगा। अभी तो मैंने खाया यार, तो मेरा थोड़ा पेट भर गया। अब इसी पैकेट को मैं दोबारा खाऊंगा, मेरे को उतना मजा नहीं आएगा। फिर इसी को मैं दोबारा तिबारा तिबारा खाऊंगा, भाई मजा और कम। चौबारा, ये गलियां या चौबारा, अरे भाई साहब मजा और कम हो जाएगा, समझ रहे हो। एक ही चीज को बार 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 कंज्यूम करने से उससे मजा कम आने लगता है। आप खा खा के पक जाते हो, आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल गिर जाता है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरना, और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या, वस्तु से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। तो जब वस्तु से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन गिरती जाती है, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। कि आपने पहला बर्गर खाया, भाई बहुत मजा आया, आपकी आंखों में दिल बन गया, कि तेरी आंखों में देखा है जब मैं बात करता हूं मैं वो लौंडा नहीं, तो तेरे साथ पढ़ता हूं यो यो हनी सिंह। हाँ भाई हनी सिंह के दोस्तों देखो, पहला बर्गर खाया भाई सब मजा आ गया, आंखों में दिल बन गया। लेकिन जब सेकंड बर्गर खाया, मजा आया बट उतना नहीं आया, देखो आंखों से दिल छट गया, अब उतना मजा नहीं आ रहा। थर्ड खाया, देखो मजा और कम हो गया, पहले में कितना खिलखिला के दांत दिखा रहा था लेकिन देखो अब थोड़े दांत दिखाने कम कर दिए। चौथा बर्गर खाया, अब मजा और कम, देखो अब तो दांत भी नहीं दिखा रहा बेचारा, अब मजा और कम हो गया। पांचवा खा के भाई पक गया, अब तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। और छठे में तो क्या देखो ना, उल्टी उल्टी आ रही है। तो एक ही चीज को बार बार खाओगे तो आप देख पा रहे हो कि जो मजा है वो हौले हौले कम होता जा रहा है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। तो लॉ ऑफ डीएमयू कहता है, क्या कहता है, कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, कि जब हम किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाई को, यूनिट्स को लगातार कंज्यूम करते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, विदाउट एनी टाइम लैग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी टाइम लैग का मतलब है कि आप एक के बाद एक खा रहे हो, बीच में कोई गैप, अगर बीच में गैप हो गया कि मैंने एक बर्गर सुबह खाया अब एक रात में खाऊंगा, तो भाई गैप हो गया, क्या पता रात वाले बर्गर से मुझे ज्यादा मजा मिले, क्योंकि मैं तो बहुत देर से भूखा था। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक खाए जा रहे हो, तो बिना किसी टाइम लैग के आप लगातार कंजम्पशन करोगे, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से, हर अगले बर्गर से, हर अगले बर्गर से मिलने वाला जो मजा है, यूटिलिटी माने क्या, मजा। तो हर अगले बर्गर से मिलने वाला जो मजा है वो मजा घटता जाएगा भाई, समझ में आ गया, आ गया। दिस हैपन बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी डिजायर है या हंगर है सेम वस्तु को बार बार कंज्यूम करने की, अगर मैं किसी वस्तु को कंज्यूम मोर, उसको बार बार कंज्यूम करूंगा, तो जो मेरी भूख है, जो मेरी हंगर है उस वस्तु के प्रति बेटा वो वीक हो जाएगी। कि बर्गर मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन जब बर्गर बार बार मैं बर्गर ही खाऊंगा, तो बर्गर से जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो कमजोर हो जाएगी, भाई इतना मजा नहीं आएगा। जब शुरू शुरू में हम बात कर रहे होते हैं, हाँ जी कैसे हो, खाना खा लिया, अच्छा घर में सब कैसे है, जब शुरू शुरू में बात कर रहे होते हैं तो बहुत ही प्यार होता है,
हम जान जान कह के बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं अब बंदा पकता है कि वही बात डेली सुबह बात करो, क्या खाया क्या नहीं खाया, तो भैया वो बंदा पक जाता है। जहां बात शुरू हुई थी जान जान करके, वो बात जानवर पे आकर खत्म हो जाती है कि भैया फोन रख, पका मत। होता ही नहीं होता कि शुरू शुरू में मजा आ रहा होता है, लेकिन बाद में वो मजा सजा बन जाता है। दैट इज योर लॉ ऑफ DMU। हम इसी लॉ को साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं, संतुष्टि का मनोवैज्ञानिक नियम भी कहते हैं। अब पेपर में मान लो अगर ये 2 नंबर में आए, अगर पेपर में मान लो ये 2 मार्क्स में आए, तो आप इतना ही लिख के आना, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मान लो अगर पेपर में ये 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आ गया, तो भाई सब टेबल डायग्राम भी तो बनाओगे, और कोई नई टेबल नहीं है भाई, वही टेबल है जो हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ी। और बेटा वही डायग्राम है जो कुछ समय पहले पढ़ा, तो सेम टेबल बनाओगे और सेम डायग्राम बनाओगे, और आप इसको एक्सप्लेन करके आओगे। अगर आप चाहो तो देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब कंज्यूमर ने पहली यूनिट खाई, देखो जब पहली खाई कितना मजा मिला उसको, कि उसको कितना मजा मिला, उसको मिली 5 यूटिल्स। लेकिन जब कंज्यूमर ने दूसरी रोटी खाई, देखो दूसरी खाई कितना मिला जी, उसको मिला 4। कितना मिला 4, इसका मतलब क्या है, विच इज लेस देन बिफोर, कि पहले से मजा कम मिला। ऐसे ही कंज्यूमर ने जब तीसरी चौथी पांचवी खाई, तो उसको कितना मजा मिला, 3 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 1, मतलब मजा हर बार पहले से कम होता जा रहा है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल, टेबल में साफ साफ दिख रहा है, डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है कि जब हम मोर यूनिट्स, ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो MU है, हर वस्तु से जो मिलने वाला मजा है, वो मजा घटता जा रहा है। और इसी वजह से जो MU कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप है। नेगेटिवली मतलब क्या, आप देखो MU कर्व ऐसे बनता है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर, देखो ऐसे बनता है नीचे की ओर, इसको ही क्या बोला है जी, नेगेटिवली स्लोप। ये दर्शाता है कि MU घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। छठी यूनिट पे MU 0 हो गया, देखो जी 6 पर क्या हो गया जी, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब हमें वस्तु से कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, नॉट। और 7वीं पर तो MU क्या हो गया जी, नेगेटिव हो गया। इट मींस क्या, सेटिस्फैक्शन मिलने के बजाय हमें क्या मिल रही है, हमें डिससेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो रही है, घट रही है। ठीक है, 4-6 नंबर में आप टेबल डायग्राम बना के उसे एक्सप्लेन भी करोगे। और उसके बाद देखो अब कुछ एक्सेप्ट, और ये क्या आ गया, ये बेटा दवाई है मेरी, ठीक है, मेरा सर में थोड़ा दर्द रहता है, दवाई वगैरह है मेरी ये। सुनो, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ DMU। अब बोलता है कुछ ऐसे केस भी है जहां पर ये लॉ ऑफ DMU लागू नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसे केस है जहां पर हम वस्तु के कंजम्पशन को तो बढ़ाएंगे, लेकिन सेटिस्फैक्शन घटेगी नहीं। पानी थोड़ा पी लूं, 1 मिनट रुको। हाँ जी, कुछ ऐसे केस है जहां पे वस्तु के सेटिस्फैक्शन को तो बढ़ाया जाएगा, सॉरी कंजम्पशन को तो बढ़ाया जाएगा। अब आपको पता है भैया कंजम्पशन के बढ़ने से सेटिस्फैक्शन तो गिरती ही है, बट देयर आर सम केसेस जहां पे कंजम्पशन बढ़ेगा बट उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन नहीं गिरेगी। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि रेयर या फिर कलेक्टेबल गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो या तो बहुत कम होती है या फिर आपको उन्हें कलेक्ट करने का शौक है, जैसे कि पुराने कॉइन। अब किसी को पुराने कॉइन या स्टैम्प पेपर कलेक्ट करने का शौक है, तो वो जितने ज्यादा पुराने कॉइन या स्टैम्प पेपर कलेक्ट करेगा, उसकी सेटिस्फैक्शन बल्कि घटेगी नहीं और बढ़ेगी, और ज्यादा मिले और अधिक बढ़ी। एडिक्टिव गुड्स, जिनकी लत होती है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ठीक है, ड्रग्स, सिगरेट। अब अल्कोहल है, ड्रग्स है, सिगरेट है, जिन लोगों को उसकी लत होती है, उस केस में क्या होता है, जितना ज्यादा वो कंज्यूम करेंगे, 1 पैग इतना मजा, 2 पैग और 3 पैग, सॉरी, जैसे जैसे पैग बढ़ते जाएंगे, बेटा मैं नहीं पीता, वैसे भी नवरात्र अब वैसे भी क्या पीता ही नहीं मैं, हाँ यार, नवरात्र क्या पीता ही नहीं मैं तो। सुनो, तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे भाई साहब वैसे वैसे मजा बढ़ेगा। तो इस केस में भी लागू लॉ लागू नहीं होता। फिर उसके अलावा हॉबीज या फिर अम्यूजमेंट वगैरह, फॉर एग्जांपल किसी को पढ़ना पसंद है, जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना अधिक मजा आएगा।
किसी को सुनना पसंद है गाने, जितने ज्यादा वो गाने सुनेगा उतना अधिक मजा आएगा। किसी को गेम खेलना पसंद है, जितना गेम खेलेगा उतना अधिक मजा आएगा। इसके बाद भाई सबसे अच्छा एग्जांपल मनी, जितना ज्यादा मनी मिलेगा उतना ज्यादा मजा आएगा, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा मजा। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वो एग्जांपल पढ़ रहे हैं जहां पे वस्तु का कंजम्पशन बढ़ेगा लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं घटेगी। नॉर्मली घटती है, लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे हैं जहां पे कंजम्पशन करने से सेटिस्फेक्शन नहीं गिरती, जैसे कि नॉलेज एंड एजुकेशन। अब कुछ लोग हैं जो जितना ज्यादा पढ़ते हैं उनको उतना ज्यादा मजा आता है कि जितना ज्यादा वो सीखेंगे उतनी उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनको और मजा आएगा, आज मैंने ये भी सीखा वो भी सीखा। उसके बाद चैरिटी एंड स्पिरिचुअल एक्ट, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दान देते हैं, जितना अधिक दान देंगे उनको उतना मजा आएगा। या बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान में बहुत मानते हैं, जितना ज्यादा भगवान की पूजा करेंगे उनको उतना ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे कंजम्पशन करने पर मजा घटता नहीं है बल्कि मजा बढ़ता है। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद डीएमयू का आखिरी टॉपिक, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। डीएमयू का लास्ट टॉपिक है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, कि आपने जो भी लॉ पढ़ा इसमें कुछ बातें ना एज्यूम करके चलनी होती है। या तो आप इसको बोल दो एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, पेपर में आए ये लिख के आना है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो एजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कि भैया एमयू, अरे एमयू मू मू एमयू, तो बेटा एमयू की एजम्पशन बोले तो भी यही लिख के आना है भाई साहब। अब एमयू की एजम्पशन क्या है या डीएमयू की एजम्पशन क्या है, तो देखो मेरे प्यारे प्यारे बेबीज, बेटा बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हो रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े नंबर नहीं आएंगे। ठीक है भाई साहब, देखो अब जल्दी पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें ये खिलाऊंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें जो है ये खिलाऊंगा, मैं तुमको भेज दूंगा ये अपना अपना, तुम मुझे एड्रेस भेज देना और मैं ये तुम्हें जो है तुम्हारे घर पे भेज दूंगा। ठीक है, फाड़ लू क्या? छोड़ो यार, मैं नहीं फाड़ रहा, तुम लगाओगे नजर, तो गिर भी गया, ये नीचे भी गिर गया भाई, तुमने लगा दी नालायक कहीं के। देखो भाई चलो, अब डीएमयू की एजम्पशंस क्या है, तो भैया एजम्पशन देख लो। जो डीएमयू है वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में काम करता है, या फिर बोलूंगा इकोनॉमिक्स इसे एजम्पशन बोलते हैं, कि डीएमयू जब हम लॉ पढ़ते हैं तो कुछ बातें एज्यूम करनी पड़ती है। जैसे कि पहली बात एज्यूम करनी पड़ती है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, कि जो भी हम सेटिस्फेक्शन है ना, जो भी सेटिस्फेक्शन है हम ऐसा मान रहे हैं कि हम इसको संख्या में माप सकते हैं, कि मैंने ये कुरकुरे खाया और मुझे मिली 10 यूटिल्स, तो इसको मैंने संख्या में मापा, तो एजम्पशन नंबर 1। जब सेटिस्फेक्शन को संख्या में मापते हैं बेटा इसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कार्डिनल यूटिलिटी। फिर एजम्पशन नंबर 2, यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको आगे पढ़ाऊंगा कि हम सेटिस्फेक्शन को पैसों के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, ये अभी आगे आएगा। ठीक है, क्या एजम्पशन है कि हम सेटिस्फेक्शन को पैसों में, रोकड़े में भी माप सकते हैं। फिर एजम्पशन नंबर 3 ये बोलता है लॉ ऑफ डीएमयू तभी लागू होगा जब आप कंजम्पशन कर रहे हो रीजनेबल क्वांटिटी का, मतलब आप जिस भी चीज का कंजम्पशन कर रहे हो वो जितना नॉर्मल खाते हो ना उतना ही खाओ। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कम कम खा रहे हो या फिर आप बहुत अधिक अधिक खा रहे हो। जो कंजम्पशन है अपना नॉर्मल रखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्यास लग रही है, अब भाई मेरे को प्यास लग रही है, अगर मैं एक चम्मच चम्मच से पानी पीऊंगा, एक चम्मच फिर एक चम्मच, अगर मैं चम्मच से पानी पीऊंगा तो भैया वहां पे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। वहां पे जितनी अधिक चम्मच पीऊंगा मेरी प्यास सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी, मेरी प्यास नहीं बुझेगी। बट अगर मैं ऐसे बोतल से या गिलास से पानी पीऊंगा तो नॉर्मल तरीका है तो मेरी प्यास बुझेगी। तो बोलता है कि जिस प्रकार आप कंजम्पशन करते हो आप उसी प्रकार कंजम्पशन करो। मंदिर में गए, पंडित जी ने दे दिया, ले बेटा चन्नामृत, हम लेके आ गए, पी लिया, ऐसे कर लिया, क्या हमारी प्यास बुझ गई? नहीं बुझी, बिकॉज वो कोई रीजनेबल क्वांटिटी कंजम्पशन की नहीं है। समझ में आ गया? ओके। बोलता है अगर आप बहुत ज्यादा या बहुत कंज्यूम करोगे तो फिर ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेगा, सॉरी लॉ ऑफ डीएमयू को फॉलो नहीं करेगा। अगला है कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, कि हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो लगातार होना चाहिए। कि जैसे कि मैंने बर्गर खाया तो भैया एक के, अबे कहां चला गया बर्गर,
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर लगातार खा रहा हूं। ये नहीं है कि एक अभी फिर परसों फिर शाम को, नहीं जी। कंजम्पशन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। हम एक के बाद एक कंजम्पशन करेंगे विदाउट लॉन्ग गैप, बीच में कोई लंबा गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला, नो चेंज इन क्वालिटी। एक बात और, आप जो भी वस्तु खा रहे हो आप सेम वस्तु खा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मम्मी लाई पहली रोटी और दूसरा मम्मी लेके आ गई आलू का पराठा। अब ऑब्वियस ही बात है, रोटी से ज्यादा मजा किससे मिलेगा? आलू के पराठे से। अब तो आप बोलोगे भैया देखो मैं कंजम्पशन ज्यादा कर रहा हूं, रोटी भी खा रहा हूं, पराठा भी खा रहा हूं और सेटिस्फेक्शन मेरी बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पे आपने क्वांटिटी, सॉरी, आपने वस्तु की क्वालिटी चेंज कर दी। क्वालिटी को चेंज नहीं करना है, वस्तु जैसी खा रहे हो अगली भी वैसी होनी चाहिए, अगली भी वैसी, अगली भी वैसी। ठीक है, बोलता है जो वस्तु आप कंज्यूम कर रहे हो वो सेम क्वालिटी की होनी चाहिए। और आखिरी, रैशनल कंज्यूमर। ये क्या बोलता है कि जो कंज्यूमर वस्तु को कंज्यूम कर रहा है वो रैशनल है। रैशनल का मतलब वो एक नॉर्मल कंज्यूमर है, वो लॉजिकल तरीके से काम कर रहा है। कि जैसे आप और मैं नॉर्मल है ना, एक नॉर्मल कंज्यूमर को ये क्या बोलते हैं? रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। कि वो कंज्यूमर कोई पागल नहीं है, जैसे नॉर्मली खाना खाते हैं वैसे ही खा रहा है। तो कंज्यूमर का रैशनल होना आवश्यक है, मतलब कंज्यूमर लॉजिकली जैसा इंसान एक बिहेव करता है कंज्यूमर को वैसे ही बिहेव करना चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये कुछ एजम्पशन है लॉ ऑफ डीएमयू की जो बहुत आवश्यक है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक टॉपिक आपके सामने आ चुका है भाइयों बहनों। हाँ भाई, नालायकों, शेर शेरनियों, इससे अधिक टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस टॉपिक का बच्चों नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। भाई साहब क्या बताऊं मैं, मजा आ जाएगा। ये टॉपिक क्या है सुनो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो भैया अगर मैं कुछ भी चीजें कंज्यूम करता हूं तो मैं इसी पर्पज से तो कंज्यूम करूंगा कि मुझे क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसा है, मैं आपको दिखाता हूं पैसा कैसा होता है। ठीक है गरीबों, देखो, अबे आ जाओ बेटा। देखो मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसा है, 500 का नोट भी है, 200 का भी है, 100 का भी है। मान लो मेरे पास कुछ पैसा है। अब ये पैसा लेके तुमने कभी देखा नहीं? देखो चलो, देखो, देख लो बेटा, ऐसा होता है। ले 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 देख। ठीक है, अब ये पैसा लेके मान लो मैं मार्केट में गया। अब भाई मार्केट में पैसा लेके जा रहा हूं तो मैं इससे कुछ खाऊंगा और मैं क्या चाहूंगा कि इस पैसे को मैं खर्च करूं और मुझे क्या मिले? जी मेरे को मिले मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो जब कोई व्यक्ति मार्केट में जाएगा और गुड्स एंड सर्विस पे पैसा खर्च करेगा तो उसको अलग अलग प्रकार की वस्तु मिलेगी, लेकिन वो अपना पैसा उसी वस्तु पे खर्च करेगा जहां पे उसे क्या मिलेगी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और फिर वो उसी को परचेस करेगा, किसी और को परचेस नहीं करेगा। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि भैया प्रथम सर मार्केट में पैसे लेकर गए, प्रथम सर को शर्ट खरीदनी है, सामने दुकानदार ने 3 शर्टें दिखाई, एक हरी है, एक नीली है और एक लाल सी है। भैया मेरे को हरी पसंद ना आई, नीली मेरे को सूट ना करती, लाल शर्ट देख के भाई मैं तो मजा आ गया, दिल मेरा गार्डन गार्डन बाग बाग हो गया कि भैया अब तो मैं भी जो है एक रेड फ्लैग बनकर घूमूंगा। तो भाई हमने जो लाल कलर की शर्ट पसंद आ गई और मैंने इस पर पैसा खर्च कर दिया और मुझे क्या मिल गई? जी मेरे को मिल गई मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो मैं बोलूंगा कि भैया मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ चुका हूं कि मुझे क्या मिल रही है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या लिखा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक कंज्यूमर को क्या मिलती है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। कैसे? किसी कॉमोडिटी को या वस्तु को परचेज करके। बट परचेज कैसे करेगा? विद हिज गिवन इनकम, कि अपनी इनकम को खर्च करेगा और वस्तु को परचेज करेगा और उसको ही परचेज करेगा जिससे क्या मिलेगी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एंड ही हैज नो टेंडेंसी, मतलब इच्छा, टू चेंज हिज सिचुएशन या फिर कंजम्पशन चॉइस। और जब एक बार जिस पर दिल मेरा आ गया, एक बार जिस पर दिल मेरा आ गया तो भैया ब्रह्मा विष्णु महेश अब कोई भी आ जाए, मैं अपनी चॉइस में कोई भी चेंज नहीं करूंगा। कोई चांस ही नहीं है भाई, कोई डिजायर नहीं है। अगर मेरे को लाल पसंद आ गई तो लाल परी लाल परी, हाँ भाई ये तो ऐसा होता है लाल। तो बेटा मेरे को लाल पसंद आ गई तो नलायकों में लाल ही खरीदूंगा। अब चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए, मेरे को श्रद्धा कपूर पसंद आ गई है
ओए होए होए, किसका नाम ले दिया। श्रद्धा कपूर चाहिए मुझे अब चाहे तुम नोरा फतेही ले आओ, चाहे तुम ले आओ कियारा आडवाणी, हमको तो केवल श्रद्धा कपूर ही चाहिए भाई, बिकॉज उससे ही मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ में आया? हाँ जी आ गया। अब ये टॉपिक जो आपको पढ़ना है भाई, यहाँ पे दो केस बन जाते हैं। एक होता है सिंगल कॉमोडिटी केस, जहां पर हमारा कंज्यूमर केवल एक वस्तु खरीदने वाला है और लेने वाला है मजा, कि एक वस्तु से मिलने वाला मजा। और दूसरा, हमारा कंज्यूमर दो वस्तु खरीदेगा, एक शर्ट भी खरीदेगा और मान लो एक पैंट भी खरीदेगा। और भैया हम तो गोवा में जाएंगे, इतनी लाल और नीली शर्ट पहनकर चश्मा लगाकर गोवा में जाएंगे, घूमेंगे भाई साहब, तो हम दो वस्तु खरीदेंगे और दो वस्तु से मिलने वाला मतलब उसके लिए क्या पढ़ाऊंगा, टू कॉमोडिटी केस। अब एक बात लिखी है कि भैया तुम्हें तुम्हारे संबंध स्पेशल की, भाई मैंने तो एंटी बना ली, तुम देख लो कि तुम्हें तुम्हारे संबंध स्पेशल की कसम है, इसको छोड़ के मत जाना बेटा, इसको छोड़ के गए तो वो तुम्हें छोड़ जाएगा या छोड़ जाएगी, जैसा भी आपका हो, इसको छोड़ के मत जाना, पेपर में आएगा ही आएगा भाई साहब, जरा देख लो और पढ़ लो कैसे आएगा। चलो भाई देखो, तो जब एक व्यक्ति कोई सिंगल वस्तु मार्केट में खरीदने जाता है तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। 4 मार्क्स से ज्यादा का नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स की औकात है। कि मान लो मैं मार्केट में कुछ खरीदने गया, तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि भैया ये है मेरे पास कुछ पैसा और ये है मेरे पास एक वस्तु, मैं वस्तु को मार्केट में खरीदने जाऊंगा तो इस वस्तु से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को और इस प्राइस को पहले मैं आपस में कंपेयर करूंगा। मान लीजिए कि सेटिस्फैक्शन मिल रही है कम और मुझको प्राइस लग रहा है ज्यादा, कि यार ये ज्यादा पैसा मांग रहा है बट सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा, इसको साइड रख दूंगा, मैं कुछ और ढूंढूंगा। लेकिन मान लीजिए कि सेटिस्फैक्शन मिल रही है ज्यादा, कि भाई साहब मजा आ गया, सेटिस्फैक्शन मान लो मिल रही है ज्यादा और मेरे को प्राइस उतना पे नहीं करना पड़ना, इसके लिए मुझे प्राइस पे करना पड़ रहा है कम, इस प्राइस से ज्यादा मजा मेरे को मिल रहा है, तो मैं इसे कंज्यूम करूंगा, तो मैं इसे खाऊंगा। और अगर मान लो बराबर भी है, जितना मैं पे कर रहा हूं उतने के बराबर मेरे को मजा मिल रहा है, कोई लॉस थोड़ी है, जितना पे करा उतना मजा मिल रहा है, तो भी मैं इसे कंज्यूम करूंगा, तो भी मैं इसको खाऊंगा। तो सिंगल वस्तु वाले केस में क्या होता है, एक व्यक्ति अपने प्राइस को वस्तु से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन से कंपेयर करता है और फिर इक्विलिब्रियम में आता है। क्या बोलता है कि जब एक कंज्यूमर केवल एक ही वस्तु कंज्यूम करता है तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो क्या करता है, मार्जिनल यूटिलिटी एमयू को, वस्तु से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को वस्तु के प्राइस के साथ वो कंपेयर करता है। और कंपेयर कुछ ऐसे करता है कि मान लो एमयू एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, वस्तु एक्स से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। तो मान लो अगर एमयू एक्स ज्यादा है, सेटिस्फैक्शन मिली ज्यादा, किससे, प्राइस से, तो वो कंजम्पशन को कंटिन्यू करेगा भैया, पैसा कम पे करना पड़ रहा है, मजा मिल रहा है ज्यादा। अगर एमयू एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है किसके, पी एक्स माने प्राइस के, भाई तब भी कंज्यूम करूंगा, जितना पैसा दिया उतना मजा मिल रहा है ना, कोई लॉस थोड़ी हो रहा है। अगर 500 रुपए दिए तो 500 वाला मजा मिल रहा है, तो भी कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर एमयू एक्स मान लो कम है, किससे, पी एक्स से, प्राइस से, कि आप प्राइस ज्यादा पे कर रहे हो बट उतना ना मजा नहीं आ रहा, होता है ना कि प्राइस चले गए ज्यादा बट उतना मजा नहीं आया, मैं ठक्के आ गया, तो ऐसे केस में आप उसे कंज्यूम नहीं करोगे। ठीक है, पहले पेपर में आप ये लिख के आओगे, फिर बताओगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने की 2 शर्तें हैं, ये 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। तो शर्त नंबर वही है कि भैया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी आ जाएगा जितना आपको मजा मिल रहा है उतना आप प्राइस पे कर रहे हो, मतलब पी एक्स प्राइस और एमयू मजा बराबर होना चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी ब्रैकेट में इन टर्म्स ऑफ मनी, आप ऐसे भी बोल सकते हो इज इक्वल टू में जितना आपने प्राइस पे किया वो जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूं, जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है दोनों बराबर है, तो मैं इक्विलिब्रियम में आ जाऊंगा। यह है कंडीशन नंबर 1। और कंडीशन नंबर 2 क्या है जी, कंडीशन नंबर 2 है कि भैया लॉ ऑफ, मैं उन्हीं वस्तु की बात कर रहा हूं जहां पे लॉ ऑफ डीएमयू लागू होता है। याद रखना, मैं यहां पे शराब की, ये उन वस्तु की बात नहीं कर रहा, याद रखना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केवल उन्हीं वस्तुओं में, इन केवल उन्हीं वस्तु के केस में
पढ़ा जाता है जहां पर लॉ ऑफ डीएमयू लागू होता है। तो सेकंड कंडीशन वही है कि हम जिस वस्तु की बात कर रहे हैं वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू लागू होना चाहिए। मतलब कहने का मेरा ये है कि ये जो हमने एक्सेप्शन पढ़े थे कि जहां पर लॉ ऑफ डीएमयू लागू नहीं होता, तो बेटा इस वाले केसेस में, इन केसेस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नाम के कंसेप्ट को भी नहीं पढ़ते, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन फिर कभी खत्म होगी नहीं, वो तो मैक्सिमम होती ही रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। एक दारू पीने वाला है, अब उसको तो जितनी दारू पिलाओ वो तो पीता रहेगा, पीता रहेगा, पीता रहेगा, वहां पे सेटिस्फेक्शन तो उसकी मैक्सिमम लेवल कभी आएगा ही नहीं, है कि नहीं है। तो इन वाले केस में मैक्सिमम लेवल ये प्राप्त होता ही नहीं है। एक व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला है, तो वो तो जीवन भर पूजा पाठ करता रहे, करता रहे, करता रहेगा, सब सब कुछ भगवान दे भी देंगे, वो तब भी करता रहेगा, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का लेवल जीवन में कहीं प्राप्त होगा ही नहीं। एक कॉइन कलेक्ट करने वाला, वो कॉइन कलेक्ट करता रहेगा, करता रहेगा, जब जब भी कोई नया कॉइन कलेक्ट कर लेगा। तो ये कुछ ऐसे केस है जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का लेवल लोगों को प्राप्त होता ही नहीं है, वो जितना उनको मिलेगा उन्हें और उतना मजा आएगा, ठीक है। जबकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केवल उन वस्तु में पढ़ेंगे जहां पे लॉ ऑफ डीएमयू लागू होता है। तो वही बोलता है कि लॉ ऑफ डीएमयू लागू होना चाहिए, मतलब हम केवल उन वस्तु की बात कर रहे हैं जहां पे मैं कंजम्पशन करूंगा और उनसे मिलने वाला एमयू घटना चाहिए। इट मींस लॉ ऑफ डीएमयू लागू होना चाहिए। तो भाई दो शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, एमयू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स होना चाहिए, मतलब जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूं उतनी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। और दूसरा, लॉ ऑफ डीएमयू लागू होना चाहिए। इतना लिख के आओगे, फिर बेटा आप बनाओगे एक टेबल और फिर एक डायग्राम। क्या बनाएंगे बेटा? एक टेबल बनाना लग रहा और एक डायग्राम। अब देखो टेबल मैं आपको बनवाता हूं, ध्यान से देखना। मैं कोई वस्तु मार्केट में खरीदने गया, उसके प्राइस थे 20 रुपए, तो एक लूंगा तो भी 20, दो लूंगा तो भी हर वस्तु 20 की, तीन लूंगा तो भी 20 की, चार लूंगा तो भी 20 की, पांच लूंगा तो भी 20 की, मतलब प्राइस कम नहीं कर रहा। अब एक वस्तु ली, उससे मुझे मिली मान लो 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन, लेकिन जब मैं दूसरी वस्तु लूंगा तो सेटिस्फेक्शन तो बेटा कम मिलेगी, बिकॉज लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि अगर आप वस्तु के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाओगे, सॉरी वस्तु की मात्रा को बढ़ाओगे, तो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। तो 50 से घट के 40, तीसरी में और कम हो गई 30, चौथी वस्तु ने और कम कर दी 20, पांचवी ने और कम कर दी 10। ये आ गया एमयूएक्स। अब आपने बचपन में एक बात पढ़ी होगी, अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूंगा, नोट्स में टेबल कुछ अलग हो सकती है, यहाँ पे टेबल कुछ अलग है। अगर आपको नोट्स वाली आती है आप वो बना के आओ तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये कुछ मैं नया सिखा रहा हूं, आप ये करके आओगे तब भी पूरे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, जरा समझो। अब एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीस की बात करते हैं। आपने बचपन में एक बात पढ़ी होगी, दो चीज को कंपेयर करने के लिए दोनों के यूनिट का सेम होना आवश्यक है। अगर 1 किलोमीटर में है और 1 मीटर में है, तो इस किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लो या इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो, यूनिट सेम होनी चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ पे आपके प्राइस है जो कि रुपीज में होते हैं, एमयू आपका यूटिल्स में होता है, तो ये तो गलत है ना। क्या रुपीस को यूटिल से कंपेयर कर सकते हो? नहीं। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम और बनाऊंगा, एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीस, तो ये भी रुपीस में आ गया मतलब, और ये भी रुपीस में, और रुपीस को रुपीस से कंपेयर किया जा सकता है। और यहाँ पे कंपेयर कुछ इस प्रकार करूंगा कि भाई मेरे को पता है, मैं यहाँ पे ऐसा एज्यूम करके चलूंगा, मैं यहाँ पे ऐसा एज्यूम करके चलूंगा कि अगर मैं 1 रुपए खर्च करता हूं तो मुझे मिलती है 1 यूटिल्स। कितनी मिलती है जी? 1 यूटिल्स। 1 रुपए खर्च करने पर मुझे कितनी मिलती है? 1 यूटिल्स। इसी को बच्चों हम लोग MUMB कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब 1 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। तो 1 रुपया खर्च करा और मैं ऐसा मान रहा हूं 1 रुपया खर्च करता हूं तो 1 यूटिल्स की मुझे क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन। तो बताओ, अगर मैंने 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन ली तो इसके लिए मैंने कितने रुपए खर्च किए होंगे? ये 50 यूटिल्स के लिए मैंने 50 रुपए खर्च किए होंगे, और 40 यूटिल्स के लिए मैंने 40 रुपए खर्च करना चाहूंगा, 30 के लिए 30 रुपए, 20 के लिए 20 रुपए, और 10 के लिए 10 रुपए। तो कुछ नहीं करना, इसको लिख दो एज इट इज और आगे इनके रुपीस लगा दो। अब रुपीस को रुपीस से कंपेयर करो, देखो ये भी रुपीस का था, 20 रुपए 20 रुपए, ये भी सब आपको रुपीस में था, और रुपीस को रुपीस से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो भाई मैं पाऊंगा कि ये जो ये लेवल है, ये लेवल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
यहाँ पे यू कैन सी दैट, आप देख पा रहे होंगे जितना मेरा प्राइस है 20 रुपए, उतना ही मेरा MU है इन टर्म्स ऑफ मनी 20 रुपए, या उतना ही मेरा MUX है। और वही तो मैंने कंडीशन बोली थी कि प्राइस या तो मेरा MUX के बराबर हो, देखो प्राइस MUX के बराबर भी है, या फिर जो मेरा प्राइस है किसके बराबर हो, MU इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में। और देखो यहाँ पे मेरे 20 रुपए, यहाँ पे मेरे 20 रुपए MUM मनी के टर्म्स के अंदर ही बराबर है, यहाँ पे तीनों बराबर है। तो इसी को क्या बोलूंगा, इसी को बच्चों इक्विलिब्रियम का लेवल बोला जाएगा, कि जब 4 यूनिट कंज्यूम करेंगे तब ये सब इक्वल हो जाएंगे, और इसी को इक्विलिब्रियम का लेवल बोला जाएगा। और अगर मैं, मेरे प्यारे प्यारे नालायकों, घन चक्करों, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम देख लो, डायग्राम देख लो। पहले बनाएंगे प्राइस का, 1 पे 20, 2 पे 20, सब पे 20 है, तो 1 पर 20, 2 पर 20, 3 पर 20, 4 पर 20 और 5 पर 20, सबको जोड़ूंगा, ये आ गया मेरा PX, प्राइस आ गया। चलो अब क्या बनाऊंगा, MUX, क्या बनाऊंगा जी, MUX, ठीक है। देखो भाई MUX 1 पर 50, तो 1 पर 50 ये वाला पॉइंट आ गया जी, 2 पर 40, तो 2 पर 40 ये वाला पॉइंट आ गया जी, 3 पर 30 होगा, फिर ये पॉइंट और फिर ये पॉइंट। और अगर मैं सबको मिलाऊंगा, लो जी ये मेरा बन गया MUX। अब देखो दोनों कहां पर कर रहे इंटरसेक्ट, दी दोनों ने यहाँ पे काटा, जहां पे दोनों काट रहे हैं, देखो इसके नीचे देखो, चौथे पर तो काट रहे हैं, यस, चौथी पर ही तो दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों बराबर है, तो चौथे पर काटा, तो इस चौथे पर जो काटा ई, इसी को बच्चों क्या बोलूंगा, इसी को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल, कि इस पॉइंट पर क्या है जी, इसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, कि जब हम 4 मात्रा कंज्यूम कर रहे हैं तो MUX और PX एक दूसरे के बराबर है। और जो ऊपर वाला एरिया है, आप इसको पेपर में शेड कर देना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं जी, कंज्यूमर सरप्लस, सिंपल शब्दों में कंज्यूमर का फायदा। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है सिंपल शब्दों में कंज्यूमर का फायदा, एंड यू कैन सी दैट कंज्यूमर का बेनिफिट तो है, आप देख लो कैसे, कि खर्च कितने करें 20 रुपए, बट मजा कितना क्या मिला, 50 रुपए का मजा मिला। 20 रुपए खर्च करके 50 का मजा मिल रहा है, तो 30 का बेनिफिट है कि नहीं है। फिर खर्च कितने करें 20 रुपए, मजा मिला 40 का, खर्च करे केवल 20 रुपए, मजा मिला 40 का, बताओ सरप्लस है कि नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं को बोलते हैं क्या, कंज्यूमर सरप्लस। बताओ समझ में आ गया, ओके जी। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप चाहो तो मैं इसको एक बार पढ़ा देता हूं। क्या बोलता है कि टेबल में कंज्यूमर जो है केवल और केवल कंजम्पशन अपना अप टू द 4 यूनिट, केवल 4 यूनिट तक करेगा। क्यों, क्योंकि चौथी पर MUX इज इक्वल टू PX हो चुका है, जितना मेरा MUX था उतना ही मेरा PX हो चुका है चौथे पर। और यहाँ पे जो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है भाई, वो सेटिस्फाई हो रही है। वही तो कंडीशन थी कि दोनों बराबर होने चाहिए, और देखो इस चौथे पर दोनों बराबर है, सेटिस्फाई हो रही है। बोलता है कंज्यूमर पांचवी कंज्यूम नहीं करेगा, बिकॉज पांचवी में क्या हो रहा है, आप पे कर रहे हो 20 रुपए, लेकिन मजा मिल रहा है 10 रुपए वाला। क्या आप खरीदोगे 20 रुपए दे करके, केवल 10 का मजा मिलेगा, क्या आप वस्तु खरीदोगे भाई, नहीं खरीदोगे। क्यों, यहाँ पे MUX क्या है, कम, किससे, PX से। फिर डायग्राम की बात करते हैं कि डायग्राम में MUX क्या शो करता है जी, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, कि ये कौन सा कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ठीक है, जो कि नेगेटिवली स्लोप, नेगेटिवली मतलब क्या, नीचे की ओर आ रहा है, नेगेटिवली स्लोप है। जबकि PX क्या है, PX शो करता है प्राइस को। ये जो मेरा PX वाला कर्व है, ये बच्चों क्या है जी, प्राइस है, जो कि 20 पर कांस्टेंट है। 20 पर मतलब कि वस्तु एक लो तो भी 20, दो लो तो भी 20, तीन लो तो भी 20, चार लो तो भी 20। ये मेरा क्या है जी, ये मेरा 20 पर कांस्टेंट है। और ई मेरा क्या है जी, ई मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे दोनों ने, MUX ने और PX ने काटा, उसको मैंने क्या बोला, ई इक्विलिब्रियम बोला, ठीक है। और यहाँ पे हमारी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है, कि यहाँ पर दोनों काट रहे हैं तो मतलब दोनों इक्वल भी है, और MUX घट रहा है मतलब सेटिस्फैक्शन कम भी हो रही है, लॉ ऑफ DMU ऑपरेट भी हो रहा है। तो पेपर में हम इतना करके आएंगे, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो पहले ये लिख के आएंगे, फिर टेबल बनेगी, डायग्राम बनेगा, आप उसको बेबीज एक्सप्लेन करेंगे। और आप चाहो तो भाई कुछ एक्स्ट्रा बातों का ज्ञान भी दे सकते हो, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कि वैसे आपको पता है
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? जब MUX PX के बराबर हो। लेकिन देखो यहाँ पे साइन नॉट इक्वल टू का है, अगर बराबर ना हो, कि नॉर्मली बराबर होने पर हम इक्विलिब्रियम में होते हैं, लेकिन अगर मान लो बराबर नहीं है तो भाई दो केस बन सकते हैं कि या तो MUX ज्यादा है किससे? PX से, कि भाई सेटिस्फेक्शन मिल रही है ज्यादा, आप प्राइस पे कर रहे हो कम, या फिर मेरे नालायकों बावलो घन चक्करों, ऐसा भी तो हो सकता है कि MUX है कम और प्राइस है ज्यादा, आप प्राइस पे कर रहे हो ज्यादा बट मजा मिल रहा है कम। तो दोनों केस में हम इक्विलिब्रियम में कैसे आएंगे? तो भाई मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, एक बार बताऊंगा बार बार नहीं। देखो लॉ ऑफ DMU पता है क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आप किसी वस्तु, मान लो वस्तु X है, अगर आप वस्तु X के कंजम्पशन को बढ़ाओगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मतलब MUX कम हो जाएगा। तो अगर 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 कंजम्पशन के बढ़ने पे सेटिस्फैक्शन कम हो रही है तो बेटा फिर उल्टा भी तो होगा। हाँ जी, क्यों नहीं होगा, उल्टा भी तो होना चाहिए कि अगर कंजम्पशन कम होगा तो मतलब जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ेगी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, अगर कंजम्पशन करोगे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी कम, और अगर कंजम्पशन करोगे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी ज्यादा। एक बात और समझना बेटा, प्राइस जो PX है, PX नो चेंज, नो चेंज का मतलब भैया हम कंज्यूमर है, प्राइस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हम प्राइस को घटा या बढ़ा नहीं सकते। अब जरा मेरी बात समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो MUX है ज्यादा PX है कम। मान लो ये वाला हाथ है मेरा MUX, ये वाला हाथ है PX, MUX है ज्यादा PX है कम। ये क्या शो कर रहा है? ये शो करना चाह रहा है बच्चों, MUX का ज्यादा होना PX का कम होना, ये शो करना चाह रहा है कि सेटिस्फैक्शन मिल रही है ज्यादा और प्राइस है कम। अब अगर आपको इन्हें इक्वल लेवल पे लेके आना है तो बताओ क्या करोगे? अगर आपको इन्हें इक्वल, तो आप भैया प्राइस बढ़ा दो, बट मैंने अभी आपको बोला कि भैया आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपको MUX घटाना पड़ेगा। और MUX सेटिस्फैक्शन कब घटती है? जब कंजम्पशन करते हैं ज्यादा। देखो लिख रखा है कि MUX सेटिस्फैक्शन कब घटेगी? जब हमारा लल्ला कंजम्पशन क्या होगा? जब हमारा कंजम्पशन होगा ज्यादा। तो वही लिखा है कि पहली बात ये क्या शो करता है? तो ये शो करता है कि कंज्यूमर को अधिक सेटिस्फैक्शन मिल रही है देन द प्राइस ही पेड, उसने प्राइस पे किया है कम और सेटिस्फैक्शन मिल रही है ज्यादा। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, वो दोनों को इक्वल इक्वल करना चाहता है। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसको वस्तु अब ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी, बिकॉज MUX से ज्यादा PX से कम वो प्राइस को छेड़ नहीं सकता, तो MUX को गिराना पड़ेगा, और MUX तभी गिरेगा जब हम कंजम्पशन करेंगे ज्यादा। तो बोलता है कि अब वो कंज्यूम अगर करेगा ज्यादा तो मार्जिनल यूटिलिटी MUX गिरेगा। क्यों गिरेगा? लॉ ऑफ DMU की वजह से। लॉ ऑफ DMU बोलता है कंजम्पशन ज्यादा करोगे सेटिस्फैक्शन गिरेगी, और सेटिस्फैक्शन कब तक गिरेगी? वो तब तक गिरती रहेगी जब तक कि ये MUX तब तक गिरेगा, गिरा 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 जब तक कि एक दूसरे के बराबर ना आ जाए। वो तब तक गिरेगा जब तक कि बराबर ना आ जाए, और जैसे ही बराबर आ जाएंगे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा है, अगर MUX से कम और PX से ज्यादा, भाई तो क्या करना लग रहे? अगर सेट अब अभी PX से ज्यादा MUX से कम, वही वाली बात, PX को, प्राइस को आप चेंज नहीं कर सकते, आप कंज्यूमर हो, प्राइस दुकानदार चेंज करता है, कंज्यूमर चेंज नहीं करता, तो प्राइस ही रहेगा। अब सेटिस्फैक्शन है कम, क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इक्वल में आओगे, इक्विलिब्रियम में आएगा। अब बताओ सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ेगा? तो भाई देखो सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ेगा, तो सेटिस्फैक्शन तब बढ़ेगा, MUX तब बढ़ेगा जब आप कंजम्पशन करोगे कम, है कि नहीं है? तो वही बोलता है कि भैया यहाँ क्या शो कर रहा है कि MUX से कम, इट मींस सेटिस्फैक्शन मिल रही है कम और हमने प्राइस पे करा है ज्यादा, PX से ज्यादा। अब इक्विलिब्रियम में आने के लिए इस बार हम कम कंजम्पशन करेंगे। जब मैं कंजम्पशन, ये PX था, जब मैं कंजम्पशन कम करूंगा तभी तो मेरा MUX बढ़ेगा, कंजम्पशन कम करेंगे। अब अगर कंजम्पशन कम होगा तो MUX जो है वो मेरा बढ़ेगा। क्यों? लॉ ऑफ DMU की वजह से। और ये कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाते और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाता। समझ में आ गया? हाँ जी भैया समझ में आ गया। तो ये था आपका सिंगल कम्युनिटी वाला केस, जो कि इजी था, इतना मुश्किल नहीं था।
ठीक है, अब देखो, अब लास्ट टॉपिक चलेगा क्लास का, टू कॉमोडिटी वाला केस, इसको पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बेटा ये एग्जाम में आपके 6 मार्क्स का आता है। ऑलरेडी हमारे लेक्चर को 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। ये लास्ट टॉपिक कराऊंगा, देन आपका लेक्चर जो है हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा, इतना इसमें टाइम नहीं जाएगा। देखो भाई, टू कॉमोडिटी केस या उसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, कि इस बार मैं केवल ये वाला नहीं खाऊंगा भाई, इस बार मैं ये वाला भी खाऊंगा। ये कोई नया कुरकुरे देखो मार्केट में आया, चटपटा मसाला, ये वाला और एक ये वाला। तो इस बार मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। अब मेरे को इनके बीच, जब मैं 2 वस्तु मार्केट में कंज्यूम करने जा रहा हूं, मेरे को इन दोनों के बीच, हाँ भाई, मेरे को इन दोनों के बीच बेटा इक्विलिब्रियम लेके आना है। तो बोलता है द लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी। लॉ ऑफ डीएमयू जो मैंने आपको पढ़ाया था, जबकि वस्तु का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन घटेगी, वो एक ही वस्तु में अप्लाई होता है। बट रियल लाइफ में देखा जाए, एक कंज्यूमर क्या होता है, एक कंज्यूमर नॉर्मली एक से अधिक वस्तु कंज्यूम करता है। तो ऐसे केस में अब लॉ ऑफ डीएमयू नहीं, ऐसे केस में हम जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का यूज करेंगे। हम इसकी हेल्प लेंगे इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए। लॉ ऑफ डीएमयू को अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, लॉ ऑफ डीएमयू को थोड़ा अगर हम एक्सटेंड कर दे, उसका थोड़ा विकास कर दे, तो वही क्या बन जाता है, वही हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बन जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टू कॉमोडिटी केस। अब यहां पे देखो, इक्विलिब्रियम में आने की बच्चों शर्त क्या है, तो शर्त नंबर 1 ये है, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ बोथ द, इस बार 2 वस्तु है, तो दोनों वस्तु जो रेशियो है कि मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस के साथ जो रेशियो है, एमयू का जो रेशियो है प्राइस के साथ, अब वस्तु 2 है तो भाई 2 बार लिखा, y के लिए y लिख दिया, x के लिए x लिख दिया, वो दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 2 देखो वही रहेगी जो मैंने पहले पढ़ी, कि यहां पर भी इक्विलिब्रियम में पहुंचना है तो लॉ ऑफ डीएमयू लागू होना चाहिए। मतलब मैं जिन 2 वस्तु की बात कर रहा हूं, ये वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं इनको कंज्यूम करूं तो इनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन घटे, तभी ये लॉ लागू होगा, अदरवाइज ये हम इक्विलिब्रियम में पहुंच नहीं पाएंगे। तो लॉ ऑफ डीएमयू लागू होना चाहिए, मतलब कि कंजम्पशन के बढ़ने पे एमयू सेटिस्फेक्शन घटना चाहिए। अब पेपर में 6 नंबर का आएगा, इतना लिख के आओगे तो बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, तो आप इसको एक्सप्लेन भी करोगे, और इन दोनों कंडीशन को एक्सप्लेन करके, एक ये और एक ये, आप इतना एक्सप्लेन कर दोगे ना भाई साहब, इतना एक्सप्लेन कर दोगे तो मामा मिया मजा आ जाएगा, आपको पेपर में नंबर पूरे मिल जाएंगे। देख लो भाई साहब, एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ द कंडीशन। जो शर्त नंबर 1 थी, क्या थी, कि एमयू का प्राइस के साथ जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप इस कंडीशन में फंस गए, मान लीजिए आप इस कंडीशन में फंस गए, MUX है कम, MUX अपॉन PX है कम और MUY अपॉन PY है ज्यादा, तो भाई साहब क्या करेंगे मेरा बच्चा, तो बेटा मेरे बच्चे तो यहां देख, अभी मैंने आपको पढ़ाया था एक चीज लॉ ऑफ डीएमयू, मैं उस चीज को वापस से दोहरा रहा हूं। अगर आप किसी भी वस्तु का कंजम्पशन ज्यादा करोगे तो सेटिस्फेक्शन कम होगी, और वस्तु का कंजम्पशन कम करोगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। ये बात मैंने अभी आपको बताई, बताई कि नहीं बताई। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, कि जो हम प्राइस की बात कर रहे हैं भाई साहब, प्राइस में नो चेंज, प्राइस को आप इग्नोर मारो, बिकॉज प्राइस पर आपका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब बताओ, हम यहां पर फंसे हुए हैं, और भाई साहब मेरे को जो है ना, मेरे को जो है भाई साहब इक्विलिब्रियम में आना है, MUX अपॉन PX ज्यादा है, MUY अपॉन PY कम है। तो बेटा मेरी बात सुन, कुछ देर के लिए मैंने प्राइस मिटो दी है, मैं प्राइस को इग्नोर मार रहा हूं। क्यों मार रहा हूं, बिकॉज मेरा प्राइस से कोई मतलब नहीं है। अब देख, MUX से ज्यादा MUY है कम, इसको मानो MUX, इसको मानो MUY। अब MUX से ज्यादा MUY है कम, इन्हें इक्वल करना है, और दोनों को मैं छेड़ सकता हूं। तो एक काम करता हूं, MUX को थोड़ा घटाता हूं और MUY को थोड़ा बढ़ाता हूं, दोनों में चेंज करूंगा ना मैं, कि थोड़ा तू कम हो
थोड़ा तू बढ़े, दोनों में चेंज होना पॉसिबल है बिकॉज प्राइस को मैंने इग्नोर मार दिया है। अब ये भी MU एक्सेस सेटिस्फैक्शन है, मैं चेंज कर सकता हूं, और ये MUY है सेटिस्फैक्शन है, इसके अंदर भी चेंज मैं कर सकता हूं। तो देख मेरे बच्चे, MUX ज्यादा MUY कम, थोड़ा MUX गिरा, थोड़ा MUY बढ़ा। अब बता MUX कब गिरता है? तो DMU कहता है कि अगर 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 सेटिस्फैक्शन गिरानी है तो वस्तु का कंजम्पशन ज्यादा करो, और सेटिस्फैक्शन बढ़ानी है तो वस्तु का कंजम्पशन कम करो। तो बेटा वही तो करना है कि MUX से ज्यादा इसे गिराना है। अगर MUX को गिराना है तो X का कंजम्पशन करूंगा मैं ज्यादा, X का कंजम्पशन करूंगा मैं ज्यादा, और MUY है कम, इसको बढ़ाना है। अगर सेटिस्फैक्शन बढ़ानी है तो MUY का कंजम्पशन करूंगा मैं कम। देखो वही लिखा है बेटा, वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा भाई, वही लिखा है कि इसका मतलब क्या है। अगर MUX ज्यादा है MUY कम है तो इसका मतलब क्या है? सॉरी नालायको, हाँ भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे कंज्यूमर को गुड एक्स वाले केस में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू गुड वाई वाला केस, बट अपने को तो इक्विलिब्रियम में आना है, तो मैं एक्स का कंजम्पशन ज्यादा करूंगा। इससे बताओ क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे MUX गिरेगा, और वाई का कंजम्पशन में कम करूंगा, इससे क्या होगा? MUY बढ़ेगा। और ये MUY था, MUY कब तक चलेगा? इसका गिरना इसका बढ़ना ये तब तक चलेगा जब तक वापस इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, और ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये आपका हो गया पहला वाला केस। इसका उल्टा कर दो भाई साहब, इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे MUX अपॉन PX, हाँ जी, इसका उल्टा कर दो। बेटा यहाँ पे साइन थोड़ा मैं चेंज करना भूल गया, ले बेटा अभी कर देता हूं। और बता, इतनी टेंशन क्यों लेने का बेटा? लो जी, इस बार ये वाला केस है, बताओ भाई। अब देखो यहाँ पे प्राइस जो है मैंने वापस से लिया है, अब आप प्राइस यहाँ पे लिख दो। बेटा यहाँ भी सेम कर दो, क्या कर दो जी, यहाँ पर भी आप प्राइस को मिटो दो, ले बेटा मिटो दी। अब बता क्या है, MUY है ज्यादा और MUX से कम। अब MUY ज्यादा है तो MUY घटाना है, और कब घटेगा? जब मैं Y का कंजम्पशन करूंगा। MUY ज्यादा है और MUY मुझे घटाना है, कब घटेगा? जब मैं Y का कंजम्पशन करूंगा ज्यादा। यहाँ पे लेस लिखा है, क्यों लिखा है लेस? क्योंकि मैंने सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया, मैं चेंज करना भूल गया, मैं चेंज करना भूल गया, सॉरी। मैं इसको अभी आपके लिए चेंज कर देता हूं, यहाँ पे जो है लेस वर्ड गायब कर देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे मोर वर्ड गायब कर देता हूं मैं, सॉरी बेटा मिस्टेक हो गलती से, यहाँ भी एक वर्ड गायब होगा और यहाँ भी एक वर्ड गायब होगा। अब देखो, अब हम अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स को भरेंगे, ठीक है भाई। देखो क्या लिखा है जी, MUY है ज्यादा, उसे कम करना है तो मुझे Y का कंजम्पशन करना पड़ेगा ज्यादा, और MUX है कम, उसको बढ़ाना है। सेटिस्फैक्शन कब बढ़ेगी? जब मैं वस्तु का कंजम्पशन करूंगा कम, तो X का कंजम्पशन करूंगा कम, Y का करूंगा ज्यादा। X का कंजम्पशन कम करूंगा तो मेरा MUX बढ़ेगा, और करूंगा Y का कंजम्पशन ज्यादा तो मेरा MUY घटेगा। और कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों वापस से इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। सेकंड कंडीशन बच्चों ये वही वाली है, क्या? कि हमारा जो MU है वो घटना चाहिए कंजम्पशन के बढ़ने पे। सिंपल सिंपल बोलता है कि जो कंडीशन है कि MU का घटना कंजम्पशन के बढ़ने पे, भाई वो रिक्वायर्ड है। क्यों? देखो जब तक ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा, बिकॉज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केवल उन्हीं वस्तु वाले केस में आप प्राप्त कर सकते हो जहां पर लॉ ऑफ DMU लागू होता है। शराब पे, हॉबीज पे, म्यूजिक पे, गेम्स पे ये लॉ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला केस लागू नहीं होता, ठीक है। ये हमारी बच्चों क्या हो गई? दो कंडीशन हो गई। नॉर्मली चैप्टर पूरा हो गया, बट मैंने आपसे कहा था मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो बेटा, हंसी मजाक नहीं हो रहा बिकॉज वीडियो लेंथी हो चुकी है, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन कीजिए कंडीशन को, कि हमको डिटरमाइन करना है कि कितनी यूनिट्स हमें एक वस्तु की खरीदनी है एक गिवन प्राइस पर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कितनी वस्तु एक कंज्यूमर खरीद सकता है, तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? अगुड। अगुड माने क्या होता है जी? एक वस्तु। आप नीचे पढ़ो, यही सेम क्वेश्चन है कि मान लो किसी वस्तु के प्राइस गिवन है, बट हमें डिसाइड करना है
कि हमें कंज्यूमर को डिसाइड करना है कि उसे उस वस्तु की, डेट माने एक होता है, कि उसे उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक वस्तु की मुझे कितनी मात्रा खरीदनी है, मेरे को ये डिसाइड करने को बोला जाए, तो बेटा मुझे उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। मुझे उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक का एक्सप्लेन करना है। बट कौन सा? सिंगल कॉमोडिटी केस। अरे कौन सा? सिंगल कॉमोडिटी केस, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये वाली पूरी कहानी, ये वाली पूरी कहानी, ये आपको ये लिख के आनी है पूरी। ये लिख के आओगे, ये लिख के आओगे और ये लिख के आओगे। समझ में आ गया? तो जो हमारे ये वाला क्वेश्चन हमने भी किया, इसका आंसर बेटा ये बनेगा। अगर यहाँ पे होता गुड्स, बहुत सारी वस्तुएं, तो आप क्या करते? फिर आप यूज करते टू कॉमोडिटी केस। यहाँ पे दैट का बच्चों मतलब एक से होता है, इसलिए मैंने क्या बोला? सिंगुलर। यहाँ पे लिखा होता गुड्स, बहुत सारी वस्तुएं, तो मैं क्या अप्लाई करता? टू कॉमोडिटी केस। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, एक वस्तु की बात है या बहुत सारी वस्तु की बात है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन थ्योरी से इसका आंसर करना है। आपको वस्तु के प्राइस गिवन है कि वस्तु x 4 रुपए का है, तो आपको px 4 रुपए गिवन है। वस्तु y 5 का है, आपको py 5 गिवन है। फिर क्वेश्चन में आगे पढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, वस्तु x की mu, मतलब आपको mu x 5 गिवन है, और y का mu, आपको mu y क्वेश्चन में 4 गिवन है, और आपसे बोला है कि हमारा कंज्यूमर क्या इक्विलिब्रियम में है, बताइए, रीजन दीजिए। और अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा इस स्थिति में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 बात देगा और पूछेगा इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो ये रहा इसका आंसर। देखो, पहले आप अपने आंसर में लिखो चारों बातें जो क्वेश्चन में दी गई थी, फिर आप इनकी पुट करो। mu x अपॉन px होता है, आपने इसकी वैल्यू पुट करी, mu x 5 px 4 1.25 आ गया। mu y अपॉन py की वैल्यू पुट करी, 0.8 आ गया। अब बताओ, इक्विलिब्रियम में आने के लिए mu x अपॉन px ये बराबर होना चाहिए। इसकी वैल्यू मैंने सॉल्व करी, 1.25 आई थी। इसकी वैल्यू देखो मैंने सॉल्व, 0.8 आया। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? भाई साहब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? 1.25। ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, तो लिखूंगा कि इस स्थिति में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ पे जो है mu x अपॉन px ज्यादा है और mu y अपॉन py कम है। पहले आपको बस पहचानना है केस कौन सा है, और फिर उसके बाद हम डालेंगे हेडिंग रिएक्शन ऑफ रैशनल कंज्यूमर। और कंज्यूमर क्या करेगा ऐसे केस में? ऐसे केस में इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करते हैं? ये जस्ट मैंने अभी आपको कुछ समय पहले पढ़ाया। देखो कि अगर ये वाला केस हो तो इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे आप बेटा? ये पूरी कहानी लिख के आएंगे। ये वाला केस भी एग्जाम में बन सकता था, फिर आप ये लिख के आएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि केस कौन सा बना। समझ में आ गया? तो भाई यहां पर जो 2 क्वेश्चन थे बेटा मैंने वो भी करा दिए, और यहां पर हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा था, टेक्निकल था, लगभग 1.25 घंटे, 1 घंटे 15 मिनट के आसपास का लेक्चर हो चुका है, खत्म हो गया। बेटा मैं जल्दी जा रहा हूं ताकि और आपका टाइम वेस्ट ना हो। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा इंडिफरेंस कर्व। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।